हाय दोस्तों। कल हमने समझा था कि भाषा, भारत की राजभाषा हिंदी भाषा कैसे बनी। कल मैं आपको सिलेबस के बारे में ही बताया था कि सिलेबस में क्या है, उसको कैसे पढ़ना है और हमें कैसे इसको रिवीजन करना है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको केवल सब्जेक्ट समझ में आएंगे, लेकिन उसको बार बार रिवाइज जब करेंगे तभी आपको वो याद होगा। और कहते हैं ना, रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए, रट्टू तोता नहीं। लेकिन हाँ, एग्जाम निकालने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर व्यक्ति को रट्टू तोता की ही आवश्यकता होती है। तो हमें रट्टू तोता तो बनना पड़ेगा। आपके पास जो भी हिंदी की किताब है, आप उस हिंदी किताब से पढ़ें और जानें हिंदी भाषा का कालखंड या विकास क्रम किसे कहते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम को जानने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत को जानना होगा कि संस्कृत का क्या विकास क्रम रहा है। क्योंकि संस्कृत भाषा बिगड़ते 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 धीरे धीरे करके हिंदी बनी है। परंतु संस्कृत भाषा उस समय भी आम बोलचाल की भाषा नहीं बन पाई थी और आज भी नहीं बन पाई थी। क्यों? तो इसके लिए संस्कृत के दो स्वरूप जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहते क्यों हैं और कैसे वैदिक संस्कृत बनी। तो वैदिक संस्कृत का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब वैदिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहने के पीछे कारण ये है कि उस समय के वेद उपनिषद की रचना वैदिक संस्कृत में ही की गई थी। परंतु ये उस समय की भी आम बोलचाल की भाषा नहीं बन पाई थी, क्योंकि ये भारी व्याकरणीय भाषा थी। परंतु उससे थोड़ी सरल लौकिक संस्कृत भाषा थी, जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जाना जाता है। लौकिक संस्कृत भाषा में दो ग्रंथों की रचना हुई है, एक तो रामायण, एक महाभारत। परंतु लौकिक संस्कृत भाषा भी आम बोलचाल की भाषा नहीं बन पाई थी, क्योंकि यह भी भारी व्याकरण की भाषा थी, परंतु वैदिक संस्कृत से कम थी। अब वैदिक संस्कृत जहां आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, तो उस समय में आम बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो आम बोलचाल की भाषा थी उस समय पाली। परंतु जब हम कहेंगे कि पाली का विकास खंड तो अलग है, नहीं जनाब, पाली का विकास खंड अलग नहीं है। पाली का विकास संस्कृत भाषा के साथ ही चल रहा था, परंतु उस समय के आम जन की भाषा थी। उस समय ना तो कोई इसमें ग्रंथ लिखा गया था, केवल वहां की जो आम जनता थी वही बोलती थी। तो फिर पाली इतनी बड़ी भाषा या इतनी प्रचलित भाषा कैसे बनी, इसको समझने के लिए हमें भगवान गौतम बुद्ध तक जाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर संन्यास लिया, परंतु उन्हें अच्छा नहीं लगा संन्यास लेकर भी। तो उन्होंने संन्यास का रास्ता तो चुना, परंतु सरल रास्ता चुना और कठिन भी चुना। वर्षों तक तप करने के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के साथ उन्हें एक चीज समझ में आ गया था कि अगर मैं संस्कृत में उपदेश देता हूं तो आम जन को समझ में नहीं आएगा। तो उस समय की जो आम बोलचाल की भाषा थी पाली में उन्होंने सबसे पहला अपना भाषा उपदेश दिया। तो उस उपदेश के साथ पाली भाषा को एक पहचान मिली। पाली भाषा समर्पित ही भगवान बुद्ध को है। उस समय के भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे या जो उनका साहित्य है, अधिकतर वो पाली भाषा में ही मिलता है हमें। इसलिए पाली भाषा को भगवान बुद्ध को समर्पित भाषा ही कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये भगवान बुद्ध की ही भाषा रही। उस समय के जो भी लेखक थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति थे, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित लेखक एक चीज तो जान चुके थे अच्छे से कि हाँ, हमें अगर आम जन तक पहुंचना है, आम जन की भावनाओं को समझना है और अपनी भावनाओं ने समझाना है, तो पाली भाषा में ही ग्रंथों की रचना करनी पड़ेगी। पाली भाषा में ही हमें उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पाली भाषा कोई खास व्याकरणीय भाषा थी नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, सामने वाले ने समझ लिया, ये थी पाली भाषा। पाली भाषा के साथ साथ एक और भाषा का विकास क्रम चल रहा था, जिसे प्राकृत भाषा कहते। प्राकृत भाषा बोली तो उस समय भी जाती थी पाली के समय, परंतु पाली के बाद का विकास क्रम क्यों कहते हैं, ये भी है क्योंकि भगवान महावीर
अलग जगह पैदा हुए, भगवान बुद्ध अलग जगह पैदा हुए। जहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया वहाँ पाली थी, और जब भगवान महावीर ने उपदेश दिए वहाँ प्राकृत थी। क्योंकि जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए वो क्षेत्र पाली भाषा का था, जब भगवान महावीर ने अपने उपदेश दिए वो क्षेत्र प्राकृत भाषा का था। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भाषा का विकास खंड चला। परंतु अब प्राकृत भाषा का विकास खंड कैसे हुआ? भारत में उस समय तक विदेशी व्यापार आने लगा था, और संस्कृत क्लिष्ट व्याकरणी भाषा थी। तो अब लोग समझ तो उसको लेते थे, संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाने लगे, वेद लिखे जाने लगे, परंतु ये आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। आम बोलचाल की भाषा पाली बनी, पाली के साथ कुछ क्षेत्रों में पाली बोली गई, कुछ क्षेत्रों में प्राकृत भाषा बोली गई। तो जब प्राकृत भाषा का जो हम कालखंड कहते हैं, जो पहली सदी से लेकर 5वीं ईस्वी तक माना जाता है, और प्राकृत भाषा में भगवान महावीर के लगभग ग्रंथ लिखे गए जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। और प्राकृत भाषा का महत्व तो जैनों के लिए बहुत है, क्योंकि जैनों के जो ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। अब प्राकृत के बाद अवहट्ट आई। अब क्या हुआ, उस समय की जो बाहर से व्यापारी आते थे या भारतीय व्यापारी जिन्हें प्राकृत आती थी और पाली नहीं आती थी, परंतु व्यापार तो करना है ना, तो दोनों ने मिक्स करके एक अपभ्रंश को जन्म दिया भाषा को, कि कुछ लोग यहाँ बस गए, कुछ लोग वहां बस गए, दोनों ने अपनी अपनी भाषा मिक्स करके अपभ्रंश दिया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम मानते हैं दतिया और ग्वालियर के बीच में एक जगह पड़ती है डबरा, इसको पंचमहल कहते हैं हम। तो ना तो डबरा की भाषा प्योर बुंदेलखंडी है, और ना डबरा की भाषा प्योर ग्वालियर वाली है, भिंड वाली है, वो दोनों की मिक्स भाषा है। ऐसे ही प्राकृत और पाली जब मिक्स हुई तो अपभ्रंश कहा उसको, और अपभ्रंश में ही कई बोलियों का जन्म हुआ और कई भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश का प्रयोग पतंजलि ने, अपभ्रंश भाषा का ही प्रयोग पतंजलि ने किया था। अब अपभ्रंश भाषा का जो हम कालखंड कहते हैं वो कब कहा जाता है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के कालखंड को अपभ्रंश भाषा का कालखंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में पहले क्या था, व्यापार की प्रथा ऐसे नहीं चलती थी कि इस क्षेत्र का व्यापार है, उस क्षेत्र में क्या उस क्षेत्र का, परंतु 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी में व्यापार, इस क्षेत्र का व्यापार उस क्षेत्र में जाने लगा, उस क्षेत्र। अब उसको भाषा की परेशानी थी, जैसे आज द्विभाषीय होते हैं, पहले भी द्विभाषी हुआ करते थे, परंतु द्विभाषियों ने क्या किया कि अपने हिसाब से सामने वाले को समझाने के लिए उसी के भाषा में धीरे धीरे भाषा का विकास किया, उसको अपभ्रंश का। अब अपभ्रंश भाषा जब बिगड़ी तो उसका स्वरूप क्या कहलाया? अवहट्ट। अवहट्ट भाषा के परिवर्तित स्वरूप को कहते हैं। जैसे एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, अवहट्ट द्विभाषियों द्वारा ही बिगाड़ी गई थी, क्योंकि जब अवहट्ट आई, अवहट्ट कहा किसको जाता है? अवहट्ट कहते हैं अवहट्ट, अवहट्ट शब्द निकला अभ्रष्ट से। अभ्रष्ट मतलब भाषा जो भ्रष्ट हो गई या परिवर्तित हो गई, उसको अवहट्ट कहा जाने लगा। अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे परिवर्तित हुई अवहट्ट में। अवहट्ट धीरे धीरे परिवर्तित हुई प्राचीन हिंदी में। अब अवहट्ट भाषा के कालक्रम को क्या कहेंगे हम? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के कालखंड को अपभ्रंश भाषा का कालखंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई बोलियों का जन्म हुआ, कई क्षेत्रीय बोलियों का जन्म हुआ, एक क्षेत्र में बोलने जाने वाली कई बोलियों का जन्म हुआ। अब अवहट्ट के कालक्रम को 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के कालक्रम को कहा जाता है। इसे संक्रमण काल या संक्रांति काल कहते हैं, क्योंकि अवहट्ट और अपभ्रंश का मिलाजुला स्वरूप है। संक्रमण क्या होता है? अब संक्रमण तो अधिकतर हमने बीमारियों में सुना है कि भैया संक्रमण हो गया, संक्रमण काल चल रहा है, जैसे ये भी संक्रमण काल ही चल रहा है कोविड-19 का, क्योंकि ये भी तो, इसके वायरस भी तो फैलते ही हैं, संक्रमित होते ही हैं इससे। तो हम इसी प्रकार भाषा भी संक्रमित हुई। कैसे? एक भाषा दूसरी भाषा में मिक्स हुई तो उसका प्रभाव उसमें आ गया, ना तो वो पूरी रही ना ये पूरी रही, दोनों मिलजुल के एक अलग भाषा बन गए। हुआ तो संक्रमण ही ना उसका। तो संक्रांति काल और संक्रमण काल एक ही चीज है। अब संक्रमण काल एक भाषा दूसरी भाषा मिक्स हो गई
तो संक्रमण हुआ, इसलिए उसे आभट्ट कहा जाने लगा। इन कालक्रमों के बाद धीरे धीरे के हिंदी का विकास हुआ। अब हिंदी का विकास जब हुआ, जब हिंदुस्तान में विदेशी आक्रमणकारी आने लगे थे, तो जब प्राचीन हिंदी थी वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चली। इस दौरान हिंदुस्तान ने कई आक्रमण झेले। तो जो आक्रमणकारी है वो भी अपने साथ कुछ संस्कृति तो लाए होंगे, तो उनने अपनी संस्कृति मिक्स की। तो धीरे धीरे करके प्राचीन हिंदी, उसमें भी ग्रंथ लिखे जाने लगे। अब मध्यकालीन में मुगलों का शासन आया 1400 से 1850 ईस्वी तक। तो अब मुगलों की अरबी, फारसी, पता नहीं कौन कौन, अरबी, फारसी, अलग अलग भाषाएं थी उनकी। तो उन्हें अरबी, फारसी, उर्दू मिक्स करके हिंदी को एक नया स्वरूप दिया अपने हिसाब से। जब 1850 तक इनका शासन रहा, वहां आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी 1850 से वर्तमान तक चली। अब आधुनिक हिंदी का विकास क्रम कैसे चला, ये हम आपको बताएंगे। अब अपभ्रंश से धीरे धीरे करके अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, मतलब मिक्स होके कई भाषाएं बनी। इनके साथ समय के साथ जो प्रगति करती चली गई, आधुनिक भाषा आ गई। जैसे अपभ्रंश, अब आपको एक सारणी दिखाई दे रही है, जैसे अपभ्रंश है, और अपभ्रंश से ही जिन भाषाओं का निर्माण हुआ है वो भी है उनके सामने। जैसे सौरसेनी है, अब सौरसेनी अपभ्रंश है, लेकिन अपभ्रंश सौरसेनी से किस चीज का निर्माण हुआ? सौरसेनी से सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इन तीनों भाषाओं का निर्माण सौरसेनी से ही हुआ। नंबर दूसरे पर है पैचासी। अब पैचासी कहां बोली जाती है? पैचासी का सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाबी, जो भारत के पंजाब प्रांत में बोली जाती है, कुछ हद तक हरियाणा में भी बोली जाती है, और लहंदा पाकिस्तानी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। पैचासी के बाद अपभ्रंश हुई मगधी अपभ्रंश हुई, तो इसकी आधुनिक क्या हुई? आधुनिक में आई बिहारी, जो अधिकतर बिहार में बोली जाती है। नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव की जो भाषा है आज, लालू प्रसाद यादव ने भाषण देते थे तो बिहारी में तो देते थे। उड़ीसा के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषा असमिया, असम में भी बोली जाती है, और कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी है उसमें। अर्ध मगधी, ना तो मगधी ही रही और ना ही पूरी हिंदी बन पाई। तो अर्ध मगधी भाषा भारत के पूर्वोत्तर पूर्वी हिंदी के नाम से जानी जाती है। खास जो पहाड़ी भाषाएं, जैसे भारत के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कुमाऊं वाला क्षेत्र हुआ, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में जो भाषाएं, नेपाल, इन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो पहाड़ी भाषाएं हैं। जो पहाड़ी लोग जिन भाषाओं को बोलने में अपना इस्तेमाल करते हैं वो पहाड़ी भाषाएं हैं। ब्राचड़, अब ब्राचड़ पंजाबी सिंधी, जो सिंधी समाज, जो जिसे आज पाकिस्तान से जो भारत में सिंधी आए, सिंधी जो भाषा बोलते हैं, वो ब्राचड़ अपभ्रंश का ही तो एक रूप है। महाराष्ट्री, मराठी, जो मराठी आज बोली जाती है, जो मराठी अस्मिता की लोग बातें करते हैं, ये लोग, वही मराठी भाषा अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश से बनी है। अब ये तो हो गई उस समय की अपभ्रंश से बनी हुई भाषाएं। अब प्रमुख आर्य भाषाएं कौन सी थी? प्रमुख आर्य भाषाएं थी सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, मराठी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये प्रमुख आर्य भाषाएं थीं। परंतु हिंदी का जो आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो 1850 से ही सही स्वरूप है, जो आज हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। व्याकरणीय स्वरूप 1850 से ही माना जाता है। इससे पूर्व तो हिंदी का कालखंड जरूर चला है। हिंदी की जो जनक है वो संस्कृत है।
परंतु संस्कृत भाषा से ही मैं इतनी, परंतु संस्कृत भाषा उस समय की इतनी कठिन भाषा हुआ करती थी कि हाँ, उसको पढ़ा लिखा तो जा सकता था लेकिन आम बोलचाल में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। जैसे आज के समय में कई लोगों के हाथ अंग्रेजी में तंग होते हैं, तो हाँ, उसको टूटे फूटे अपन पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हाँ, आजकल हर आदमी अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु उनकी स्थिति भी ऐसी थी उस समय की संस्कृत। तो आज हमने जाना कि हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ और किस किन किन कालखंडों में हिंदी आज आधुनिकता का आ पाई। कल हम आपको बताएंगे कि हिंदी की बोलियां कौन सी हैं और किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं बोलियां। क्षेत्रों के हिसाब से हिंदी की बोलियां बताएंगे कल हम आपको। और परसों एक टेस्ट होगा, जितना हमने कंप्लीट करा दिया उसके हम आपको क्वेश्चन आंसर बना के देंगे और वही आपको कुछ हद तक पेपरों में भी आएंगे और अधिकतर पेपरों से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हम आपको हल कराएंगे। और कल हम आपको एक इतिहास का कल से एक लेक्चर चालू करेंगे कल से हम। तो शुभ रात्रि, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।